बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम है बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गर्ल्स पेपर जो कि 2024 के पेपर पैटर्न के मुताबिक हमने गर्ल्स पेपर जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से उठाया था, तो उसके हमने पहले 3 पार्ट सॉल्व किए थे और लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व किए थे। तो कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गए थे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने अपलोड क्यों नहीं किए। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम जो है रिमेनिंग पार्ट है उनको अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने जहां तक किए थे उससे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं और साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं। उसके अलावा हम जो है वो 21 फरवरी से हम बेसिकली जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, तो वो ज्वाइन करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन जाते हैं तभी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आगे स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 10 पेपर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक सो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने पहले 3 पार्ट के अंदर पहले 5-6 क्वेश्चन किए थे, तो उसके हम फर्दर क्वेश्चन रह गए थे उनको डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं हमारे पास फेडरल बोर्ड की तरफ से जो गर्ल्स पेपर था उसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्टिव के हमने पहले पोर्शन कवर कर लिए थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट रहता था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने कवर कर लिए थे, जो कि हमने पहले 3 पार्ट के अंदर कवर किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट को हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसको फर्दर डील करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात की तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो अगर स्टेटमेंट से बात करें तो चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम स्क्रीन पे आए तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके थे प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो सेकंड पार्ट को डील करने जा रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है ये चैप्टर नंबर 6 फैक्टोरियल क्वेश्चन से लिया गया। तो अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि इन अ फैक्ट्री देयर आर 100 यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, 5 which are defective. If 3 units are selected from 100 unit at random, then what is the probability and none of them? ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया, जिसकी वजह से हमारे पास पता चला है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास बेसिकली कौन सा था, फैक्टोरियल का क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन है। अब इसके अंदर फर्दर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इन फैक्ट्री देयर आर 100 यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। मीन एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 100 यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 5 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। अब 100 में से 5 पार्ट के हैं डिफेक्टिव हैं, ठीक है, 5 पार्ट खराब है। इफ 3 यूनिट आर सिलेक्टेड फ्रॉम 100 यूनिट एट रैंडम, हमने रैंडमली कोई भी 3 यूनिट उठा लिए 100 में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम दे आर डिफेक्टिव। अब हमारा प्रोबेबिलिटी हो गई कितने परसेंट नॉन डिफेक्टिव है, तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, ठीक है, जिसको मैं फिजिक्स की रिस्पेक्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले मैं गिवन डाटा की बात कर लेता हूं कि गिवन डाटा क्या है। अब गिवन डाटा के मुताबिक मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कितने हैं 100 यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। अब मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट 100 यूनिट, ठीक है। अब डिफेक्टिव कितने हैं, 5 यूनिट डिफेक्टिव है, ठीक है। इफ 3 यूनिट आर सिलेक्टेड रैंडम, ठीक है, 3 यूनिट आर सिलेक्टेड रैंडम, ठीक है। अब 3 यूनिट 100 में से सिलेक्टेड कर लिया रैंडमली, ठीक है, आउट ऑफ, मैं यहां पे लिख सकता हूं रैंडम आउट ऑफ 100, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी 3 यूनिट को हमने उठा लिया रैंडमली 100 यूनिट से, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 100 कम्यूटेशन ऑफ सी, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 100 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे एक साथ पुट करके देखते हो मेरे पास क्या आंसर आता है। तो ठीक है, 100 के फैक्टोरियल, फिर डिवाइड 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई विद 97 का फैक्टोरियल, तो मेरे पास आ जाएगा 161,700, ठीक है। मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप फर्दर सिंप्लीफाई करके कैसे कर सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाइड 99 मल्टीप्लाइड 98 डिवाइडेड बाय 97 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इनटू 97 का फैक्टोरियल, ये दोनों काट देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने 100 का फैक्टोरियल निकाल लिया है। ये कहता है कि 3 यूनिट आर सिलेक्टेड रैंडमली आउट ऑफ 100,
तो हमने 3 यूनिट को सिलेक्ट कर लिया आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हमने बेसिकली पहले पार्ट में क्या था कि 3 यूनिट सिलेक्टेड आउट ऑफ 100। अब हमारे पास डिफेक्टिव कितने थे 5, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव। अब नॉन डिफेक्टिव हमारे पास 95 है, ठीक है। अब 95 में से भी कोई भी 3 यूनिट को हम रेंडमली पिक कर लेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 95 इंटू 3 ये हो जाएगा 95 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल एंड 95 माइनस 3 का फैक्टोरियल। जिसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 95 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 92 का फैक्टोरियल, फिर 95, 94, 93 एंड 92 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 92 का फैक्टोरियल। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 95 इंटू 93 इंटू 94 इंटू, बस यही आ जाएगा डिवाइड के अंदर 3 का फैक्टोरियल। अब इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आंसर आता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, बेसिकली कैलकुलेशन करने के बाद देख लेते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 95 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाइड 94, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर डिवाइडेड बाय 6। तो मेरे पास सारे बेसिकली जब इसकी हमने कैलकुलेशन किया तो 138,415, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम डिफेक्टिव, ठीक है। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी, बेसिकली जो लास्ट मैंने कैलकुलेशन करी थी मैंने प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम डिफेक्टिव, ठीक है। उसके लिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव की हमने निकाली थी, तो यहाँ से 95C इंटू 3, और जो हमारे पास डिफेक्टिव है जिसकी वैल्यू क्या थी 100C इंटू 3 जो कि टोटल थी, ठीक है। अब इनकी मैं वैल्यू पुट कर लूंगा। तो मेरे पास अगर बात की तो 95 इंटू सी कितना आया था 138,415 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आए थे 160, 182,700। अब इनकी मैं डिवाइड कर लेके देखता हूँ मेरे पास कितना आंसर आता है। आंसर डिवाइडेड बाय 161,700, तो मेरे पास बेसिकली आ रहा है 0.8617, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसको परसेंटेज के अंदर लिखूँ तो क्या आ जाएगा 86.17%। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो कि आज की वीडियो में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। अंदर से मैंने कैलकुलेशन क्या किया है, तो मेरे पास टोटल 100 यूनिट थे जिसके अंदर से 5 डिफेक्टिव थे। तो टोटल हमारे पास डिफेक्टिव को निकालने के बाद हमारे पास जो डिफेक्टिव नहीं होंगे वो कितने होंगे 95, ठीक है। इफ 3 यूनिट आर सिलेक्टेड रेंडमली, अब हमने 3 यूनिट को सिलेक्ट किए थे रेंडमली, तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है नन ऑफ देम आर डिफेक्टिव, तो हमने उनकी प्रोबेबिलिटी करनी है जो डिफेक्टिव नहीं है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम डिफेक्टिव का ये फार्मूला हो जाएगा कि 95C इंटू 3 एंड 100C ऑफ 3। तो अब मैंने पहले 95C ऑफ 3 कैलकुलेट किया, फिर 100C ऑफ 3 कैलकुलेट कर लिया, फिर इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3n+1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये कंडीशन रखी हुई, हमने इसको प्रूव करना है कि ये साइड इसके ग्रेटर है, ठीक है। हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और वैल्यू तो सारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि मेरे पास इक्वेशन क्या है। तो मेरे पास इक्वेशन में लिखा हुआ है कि n ग्रेटर देन 3n+5, ठीक है। और मेरे पास n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रही है। तो हम तरतीब स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो स्टेप नंबर 1 को हम चेक कर लेते हैं कि वेदर इज कंडीशन ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ n इज इक्वल टू 5। तो जब n इज इक्वल टू 5 आ गया तो इसे पुट कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 3 5 + 5, ठीक है। जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास लिखा है पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं खाली पॉजिटिव वैल्यू कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करूंगा तो 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20, ठीक है, विच मीन कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि स्टेप नंबर हमारा 2 है। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन होती थी रिप्लेस करते थे
रिप्लेस n बाय k। तो जहां जहां भी n होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं k से, तो मेरे पास हो जाएगा k का स्क्वायर ग्रेटर देन 3k प्लस 5, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब स्टेप नंबर 3 जो इक्वेशन होती है उसी को हमने प्रूफ करना होता है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं k को बाय k प्लस 1 से। ठीक है, तीनों स्टेप पे आपने याद रखने हैं। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि जहां जहां पे k है वहां पे क्या पुट कर देंगे k प्लस 1, फिर यहां पे k था k प्लस 1 प्लस 5। अगर फर्दर सॉल्व करूं तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3k प्लस 8। ठीक है, अब इस कंडीशन को मैंने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम प्रूव करते हैं यूजिंग स्टेप नंबर 2 में जो इक्वेशन लिखी होती है जहां पे n को k से रिप्लेस करते हैं, उस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ था कि सेकंड स्टेप नंबर 2 की इक्वेशन को यूज करते हैं, स्टेप नंबर 2 इक्वेशन को। तो मेरे पास लिखा हुआ था k स्क्वायर ग्रेटर देन 3k प्लस 5। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मुझे लेफ्ट साइड पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे मेरे पास k का स्क्वायर है, तो मुझे k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनने के लिए क्या करूंगा, मैं अगर देख लेता हूँ कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। मीन अगर यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर में चाहिए तो मुझे 2k प्लस 1 यहाँ पे चाहिए, तो मैं खुद से 2k प्लस 1 को ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ठीक है, सॉरी ऐड कर दूंगा 2k प्लस 1 ऑन बोथ साइड। जब ऐड करूंगा तो यहाँ पे जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k प्लस 5 प्लस 2k प्लस 1, ये आ जाएगा। जब फर्दर करें तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 5k प्लस 6। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जब यहाँ तक कर लेंगे तो अब हम कंडीशन को इस एज इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखें तो हमारे पास k प्लस 1 होल का स्क्वायर, अब यहाँ पे आ रहा है 5k प्लस 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन 3k प्लस 8। ठीक है, अब आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि मैंने 5k प्लस 6 को 3k प्लस 8 से क्यों ग्रेटर लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे रफ अमल में करूँ, मेरे पास कंडीशन आ रही है कि 5k प्लस 6 ग्रेटर देन 3k प्लस 8। अब क्वेश्चन में लिखा होता है कि फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो हम किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे चेक कर लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर मैं पुट करूं n इज इक्वल टू 1, तो जब मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जहां जहां k वहां मैं क्या पुट कर लेता हूं 1, तो आ जाएगा 5 1 प्लस 6 ग्रेटर देन 3 1 प्लस 8, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 11 लेस देन इक्वल टू 11। तो इक्वल आ रहे हैं, उसके बाद किसी और वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं पुट करूं k इज इक्वल टू 2 मीन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, जब मैं 2 पुट करूंगा तो 5 2 10 प्लस 1 16 और 3 2 6 प्लस 8 14 आ जाएगा। अब ये कंडीशन सारी की सारी ट्रू हो जाएगी। फिर आप 3 के लिए चेक कर लो, 4 के लिए चेक करो, मैं 3 के लिए भी चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं। 3 5 से 15 प्लस 6 21, ठीक है, 3 3 9 प्लस 8 17। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मीन 5k प्लस 6 इज ग्रेटर देन 3k प्लस 8, विच मीन हम इसको प्रॉपर्टी है कि इसको यूज करते हुए 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3k प्लस 8 लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास कंडीशन थी जिसको हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 को, तो इसको मैं रेज कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 इसी का फर्दर 7.2 में से क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बुक के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसएलओ बेसिक पेपर का मतलब है कि आपके बुक के मुताबिक इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक 7.2 का, तो इसी के रिलेटेड आपको खुद से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकते हैं, ना ये रिव्यू एक्सरसाइज का है ना ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो ज्यादातर आउट ऑफ कोर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट एक्स की पावर 10। तो हमने फाइंड करनी है फाइंड कांस्टेंट टर्म। तो आपने एक्सरसाइज के अंदर यूज किया होगा कि फॉर्मूला हम यूज करते थे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन इंटू आर, ए एन माइनस आर और बी आर, ये फॉर्मूला यूज करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये पावर क्या है हमारे पास एन। तो इस फॉर्मूले में जब कांस्टेंट की टर्म फाइंड करते हैं ये फॉर्मूला यूज होता है, तो हम इस फॉर्मूले के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो अगर हम इंप्लीमेंटेशन करें तो मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ रही है 10 और आर हमें पता नहीं है। फिर ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है 2
अंडर रूट एक्स, हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है। और एन की कितनी थी 10 माइनस आर, बी की वैल्यू कितनी आ रही थी 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x आर। यहां तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब यहां पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 सी आर, ठीक है। अब 2 की पावर 10 माइनस आर, एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस आर। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर फर्दर करें डॉट 3 की पावर आर, ठीक है। जब मैं 4 को ऊपर लेकर तो 4 की पावर माइनस आर और x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आर। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों टर्म को मैं ऊपर लेके आ गया हूं। जब ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर नेगेटिव, इसकी पावर भी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गई है। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास x के कोएफिशिएंट है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x वेरिएबल की बात करूं तो मेरे पास, उसके बाद इसको फर्दर कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा c 10 डिवाइडेड बाई r 2 की पावर 10 माइनस आर, ठीक है। फिर हम जो x वाली वैल्यू है, जो x वेरिएबल है, उन सब की बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे। उसके अलावा जो वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं 3 की पावर r 4 की पावर माइनस 4, ठीक है। बाकी x वाली वैल्यू से आपको कंबाइन करके लिख लेंगे तो x 1 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस आर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता होता है कि x का जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट के लिए हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे x की पावर क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, x की पावर 0 होती है, ठीक है। तो अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा था बेसिकली 10 सी आर, ठीक है। फिर 3 की पावर r 4 की पावर माइनस आर, ठीक है। फिर अगर x की बात की जाए तो x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस आर, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि उस साइड x का कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ से मैं दोनों वैल्यू कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। तो मैं फर्दर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जब कंपेरिजन करूंगा तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 10 माइनस आर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर बेसिस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं रफ अमल में कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंथी है, इसमें मैंने कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस आर, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आर। तो इनमें से 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 10 माइनस आर तो 1 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस 2 आर, ठीक है, इक्वल टू 0, 5 माइनस आर इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 5। तो मैंने आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। जब मेरे पास आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। तो जहां जहां पे मेरे पास आर आ रहा था वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा 5। तो यहाँ पे जाएगा 10 सी और ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 3 की पावर 5, फिर 4 की पावर माइनस 5, ठीक है। फिर x की पावर, ठीक है। अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन आ रहा था, 10 माइनस 2 इंटू 5, ठीक है। जिसको हम फर्दर करें तो इसको हम फर्दर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जाएगा 10 का फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे बाहर की वैल्यू पता चल गई है, इंटू 5 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। फिर 3 की पावर 5, 4 की पावर माइनस 5, जब इसे पुट करेंगे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 10 0, x की पावर 0 क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, x खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फर्दर पुट कर लेता हूँ, मैंने कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो अब मैं अगर फर्दर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आ रहा है बेसिकली 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपस में काट देंगी। अब आपने सारी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके मुझे आंसर बता देना, ठीक है। मैं पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे एक साथ पुट कर लेता हूँ तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी आंसर जो है वो मतलब कैलकुलेटर पुट करने के बाद सही में आया कि नहीं। तो जब मैं पुट करूँगा मेरे पास बेसिकली आ रहा है पावर 5, जब सारी की सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर पुट की तो मेरे पास आंसर दे रहा है वो 59
59.800, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे चेक करके मुझे बताना है कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो कि आज की वीडियो में कवर किया। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपने एक बार खुद करके देख लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कोई एरर मिशन पॉसिबल है, क्योंकि सारी वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर पे एक साथ पुट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो मैं यहाँ पे साइड पे बताता हूँ, आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपके पास सेव रहे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले कवर किया, तब क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात की है तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट लिया गया वो चैप्टर नंबर 8 से लिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब लिखो कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ अ फॉर्म ax² + bx + c। तो बेसिकली ये अगर हम सेकंड ईयर की बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 6 दोनों को मर्ज करके एक छोटी सी आसान फॉर्म आपकी बुक में पुट कर दी है, जो कि पहले पंजाब बोर्ड की बुक के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन अ फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है इस फॉर्म के अंदर, which crosses x-axis at -8, 0, 4 and 0 and point -2, -6 lie on it, ठीक है। तो हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैलकुलेट करनी है इस फॉर्म के अंदर। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और मेरे पास एक पॉइंट गिवन है -2, -6 को, उसको यूज करते हुए हमने पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला को कैलकुलेट करना है इस फॉर्म में, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने किस फॉर्म में कैलकुलेट करनी है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर मैंने कैलकुलेशन करनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, यानी जो मेरे पास लास्ट में आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। अब इसके अंदर मुझे a की वैल्यू भी नहीं पता, b की वैल्यू भी नहीं पता, c की वैल्यू भी नहीं पता, तो मैंने इन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए हमारे पास पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर पॉइंट देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट को बोला जाता है P, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के लिए होता है, और जो दूसरा एक्सिस के लिए पॉइंट होता है उसको बोला जाता है Q। और जो मतलब कि ये तो मेरे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट है, एक P आ जाता है, दूसरा Q आ जाता है। और इसी तरह मेरे पास ये होता है X और ये होता है Y, ठीक है। जो पॉइंट होते हैं वो X एंड Y होते हैं, जो मेरे पास एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू आ जाती है वो एक P की होती है, नहीं Q की आ रही होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन के गिवन है कि P = -8 एंड Q = 4। ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। मीन जो x एक्सिस की वैल्यू होती है वो मेरे पास P एंड Q के पॉइंट होते हैं पैराबोला के लिए, ठीक है। अब पैराबोला के अगर ग्राफ की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ U बनता है या U बनता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि किस तरह बनेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास एक पॉइंट P आ रहा है, Q आ रहा है, और मेरे पास जो पॉइंट है, पॉइंट के लिए वैल्यू होती है x और y। x एक्सिस के लिए P एंड Q, पॉइंट के लिए x होता है, दूसरा y होता है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिखूं तो पैराबोला की इक्वेशन होती है कि y = ax - b x - q। ये पैराबोला की एक इक्वेशन होती है जिसकी डेरिवेशन मैं डिटेल में अपने जो है वो लेक्चर में कराई हुई है, तो आप विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। फर्दर करूं तो मुझे तो पता है कि p की कितनी वैल्यू है, q की कितनी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो बेसिकली मुझे पैराबोला की इक्वेशन पता थी। अब ये मेरा फॉर्मूला है फॉर पैराबोला, तो मुझे P की वैल्यू पता चल गई, Q की वैल्यू पता चल गई। तो मैंने आपको बताया कि P एंड Q क्या होते हैं और X और Y क्या होते हैं। तो मुझे यहाँ पे पता है कि मेरे पास ax - P की वैल्यू कितनी थी, -8, तो -8 और x -4 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, चलो मैं आपको फर्दर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। चलो तो बेसिकली अब ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो मुझे P एंड Q की वैल्यू पता है, मैं इसमें पुट कर लूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा ax, P की वैल्यू कितनी थी, -8, तो -8 और x -4। ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई है। अगर इस क्वेश्चन की तरफ कंपेरिजन किया जाए तो मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू अननोन है, ठीक है। बाकी b एंड c जो यूज हो रहा था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन a की वैल्यू अननोन है। अब a की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू पहले फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर लूंगा कि जहां पे मेरे पास पॉइंट गिवन था मैं पॉइंट को यूज करूंगा, ठीक है। पॉइंट, अब मेरे पॉइंट क्या गए थे, x और y को यूज कर लूंगा, जो कि मेरे पास थे -2 -6। अब उन पॉइंट को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लूंगा। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे पुट कर लूंगा -2 और y की जगह -6, ठीक है। a as it is -2 + 8 -2 -4, तो ये आ जाएगा -6
ए, ये हो जाएगा बेसिकली 6 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 6, तो a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6। तो अब a की वैल्यू आ गई, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर लूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 x प्लस 8 एंड x माइनस 4, ये आ गया। लेकिन मैंने तो पैराबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी थी, ठीक है, तो इस फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ फर्दर। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास एक टर्म स्केयर वाली है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/6 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, x का स्केयर -4x प्लस 8x माइनस 32, जिसको हम फर्दर लिख लेंगे x 1 डिवाइडेड बाई 6 x का स्केयर प्लस 4x माइनस 32, ये आ जाएगा। तो ये 1/6 सबसे डिवाइड कर लेते हैं, जो डिवाइड करेंगे तो ये 1/6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 4 डिवाइडेड बाई 6x, फिर -32 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 डिवाइडेड बाई 6, b की आ रही है 4 डिवाइडेड बाई 6 एंड c की आ रही है -32 डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद एक और चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ तक हमने कर लिया। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास अगर इफ a ग्रेटर देन 0 तो देन पैराबोला ग्राफ अपवर्ड, ठीक है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर होगी हमारे पास वो ऊपर वाला ग्राफ बनता है, लेकिन इफ a लेस देन 0 देन इसका ग्राफ कहाँ बनता है, डाउनवर्ड। तो हम इस क्वेश्चन की बात कीजिए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, 1 डिवाइडेड बाई 6 विच मीन ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। हमसे पूछा नहीं गया लेकिन हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट को, +1 3x। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट को देखा जाए, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, वो हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर लिखा हुआ कि फॉर अ रियल वैल्यू ऑफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x 3x माइनस 1 डिवाइडेड हमारे पास टर्म नहीं है, तो हमारे पास आ रहा था x प्लस 1, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब मैंने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी थी f इनवर्स ऑफ x। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो पिंडी बोर्ड की जो सेकंड ईयर की बुक थी, जो अभी फेडरल बोर्ड में बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। और अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अगर इस क्वेश्चन की बात की है तो सबसे पहले हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है, तो हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये गिवन है। अब मैंने इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन आ गया, इसको मैं y के इक्वल लेट कर लूंगा, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल लेट कर सकता हूँ, जो कि 3x माइनस 1 x प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जो उस साइड वैल्यू तो इसको बोला जाता है कि ये इंडिपेंडेंट है और इस वैल्यू को ले जाता है डिपेंडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो y इज डिपेंडेंट, डिपेंड किस पे कर रहा है, वैल्यू ऑफ x, एंड x इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब आप इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं कि x को डिपेंडेंट कर देंगे और y को इंडिपेंडेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि मुझे y को इस साइड लेके आना है और x को इस साइड लेके आना है। मीन यहाँ पे y की वैल्यू को लेट हुई है तो हमने x की वैल्यू को लेट करना है, ठीक है। आपने चीज़ याद में रखनी है कि जब हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई, y की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, तो हमने y की जगह अब x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो हो जाएगा xy प्लस y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। फिर बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई है, y की। तो जब हम फर्दर करें तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x के अलावा जो टर्म होंगे दूसरा ले जाएंगे, तो मेरे पास हो जाएगा xy, इसको मैं सर ले जाता हूँ -3x, और y को सर ले जाऊंगा तो -1 माइनस y, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, y माइनस 3 इज इक्वल टू -y माइनस 1,
फिर x इज इक्वल टू -y-1 डिवाइडेड बाई y-3। ठीक है, ये आ गया। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, हमने तो फाइंड ये करना था। तो बेसिकली अब यहाँ तक करने के बाद आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे हम y को क्यों लेके आए। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हम y को क्यों लेके आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेरे पास आ रहा था कि y इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्विवेलेंट के लिए था। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, मीन ये जो चीज मैंने कैलकुलेट की है ये x के इक्वल है, जिसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y जो कि -y-1 y-3। ये चीज आपको यहां तक समझ आ गई होगी। फिर हमें तो x के लिए चाहिए था, तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे y को x से, रिप्लेस y बाई x। ठीक है, तो जब y को x से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको फर्दर बता देता हूँ, तो यहाँ पे देगा f इनवर्स x, फिर -x-1, फिर x-3। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, फिर हम इसकी फाइंड कर लेते हैं डोमेन और रेंज को। यहाँ तक मैंने फाइंड किया था f इनवर्स ऑफ x, नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज को हम क्या करते हैं कि डोमेन फाइंड करने का एक आसान तरीका होता है कि अगर कोई वैल्यू नोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है, और उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो उसकी डोमेन होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर और रेंज भी होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर। लेकिन अगर वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में है या डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो उसकी डोमेन और रेंज को हम कैलकुलेट करते हैं कि जो चीज अगर अंडर रूट की फॉर्म में, मीन अगर मेरे पास आ रहा हो अंडर रूट -x-1, ठीक है, जो भी चीज अंडर रूट की फॉर्म में होगी तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको मैंने पुट कर देना इक्वल टू 0। और अगर इसी तरह अगर कोई चीज डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो जो चीज डिनोमिनेटर के अंदर, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 5-6 वैल्यू लिखी है तो सबको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा हुआ लेट्स सपोज x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, इन सबको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। मीन जो भी चीज डिवाइड के अंदर आ रही थी उन सबको इक्वल टू 0 पुट कर लूंगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात कीजिए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा था x-3, तो इसको मैं पुट कर लूंगा इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। मीन यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जब x की वैल्यू 3 आ गई तो मैं अगर x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रफ में समझा देता हूँ। अब डोमेन बोलते हैं कि कौन सी वैल्यू पे इसका आंसर आ रहा है, इन्फिनिटिव मैथड आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 0 आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 0 किसके होता है, इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा होगा, रिजल्ट इन्फिनिटी आ रहा होगा। ठीक है, जब मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा हो तो मेरे पास हम लिखेंगे कि इसकी डोमेन 3 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, जहां पे मैथ आ रहा होता है वहां पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मैं x-1 पुट करूंगा तो मेरे पास डोमेन रेंज इजी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 3, तो मैं कहूंगा कि डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। मीन अगर 3 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम रेंज कैलकुलेट, तो बेसिकली डोमेन कैलकुलेट के बाद हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी ऊपर नॉमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस पे इसकी रेंज एग्जिस्ट नहीं करी तो हम लिखेंगे रेंज हमारे पास क्या आ गई है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी जो कि आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया, जो कि बेसिकली गर्ल्स पेपर, फर्स्ट ईयर गर्ल्स पेपर जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, तो उसको हमने सॉल्व किया। तो जो हमने क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। तो अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का नंबर होगा, उस पर हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हम 21 फरवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो है उसे ज्वाइन कर ले, या कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दें तो हम उनके ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, हमने तो फाइंड ये करना था। तो बेसिकली अब यहाँ तक करने के बाद आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे हम y को क्यों लेके आए। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हम y को क्यों लेके आए।
ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास आ रहा था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट के लिए था, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है। मीन ये जो चीज मैंने कैलकुलेट की है ये x के इक्वल है, जिसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू